हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में एनसीईआरटी का कितना अहम रोल रहा है। सारे प्रश्न जो है कि बीपीएससी द्वारा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन जो है कि उठाए गए थे। हमने प्रूफ के साथ भी दिखाया था। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए जो है कि आपको जो है कि जियोग्राफी को हम लोग स्टार्ट किए थे नाइन्थ की। देखिए नाइन्थ की और टेंथ का जो है कि ज्योग्राफी और साइंस इतना जो है कि महत्वपूर्ण है आपके जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए। तो देखिए, जिसमें हम लोग नाइन्थ की ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 5 चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग छठवां चैप्टर को जो है कि ख़त्म करेंगे, जिसका जो है कि नाम है छठा चैप्टर का नाम है जनसंख्या। तो देखिए, सबसे पहले इस जो है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जो है कि आपको टीआरई में पूछे गए कुछ प्रश्नों को दिखाएंगे कि इस चैप्टर से जो है कि कितने प्रश्न आपके पूछे गए थे। ठीक है, देखिए टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, सभी में जो है कि इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। जो नाइन्थ का जो है कि ज्योग्राफी का छठा चैप्टर है जनसंख्या। देखिए ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था टीआरई 1 में। देखिए ये नहीं फ्रेंड्स, ये टीआरई 3 में जो है कि पूछा गया प्रश्न है, जो री एग्ज़ाम हुआ था, जिसका जो है कि हाल ही में रिजल्ट आया था। देखिए ये 6 to 8 का एसएसटी में पूछा गया प्रश्न है। 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी, जिसका जो है कि राइट आंसर देखिए 25.07% है। और यहाँ पर देखिए ये प्रश्न इसी जो है कि चैप्टर से पूछा गया था। और भी टीआरई 3 के ये प्रश्न आपके देख सकते हैं। ये जो है कि ये टीआरई 3 री एग्ज़ाम जिसका हाल में रिजल्ट आया था, उसमें जो है कि टीजीटी में एसएसटी में ये प्रश्न देखिए 2 प्रश्न लगातार जो है कि पूछे गए हैं इसी चैप्टर से। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जियोग्राफी का जो है कि 11 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों में कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं इसका जो है कि राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल। ये क्या है, तो जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार ये घटते क्रम है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न था। और देखिए इसी में जो है कि बिल्कुल 11 के बाद 12वां प्रश्न आपका ये था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगा अनुपात प्रतिशत 1000 पुरुषों की स्त्रियों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की जो है कि लिंगा अनुपात जो है कि 1000 पुरुषों की स्त्रियों पर कितना थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 943 थी। तो ये सारे प्रश्न आपके जो है कि टीआरई में पूछे गए थे। और ये देख सकते हैं आप टीआरई 1 में भी प्रश्न एक पूछा गया था, जो है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी थी। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जिसका आंसर क्या था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो एग्जैक्ट 51 पॉइंट जो है कि 50 यानी कि 51.5% यहाँ पर ये महिला साक्षरता दर थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं था। तो यहाँ पर इसका जो है कि राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं था। ठीक है, ये सारे जो है कि प्रश्न हैं जो टीआरई में पूछे गए हैं। और देखिए ये सारे प्रश्न हम इसलिए दिखाएं ताकि ये चैप्टर देखिए इतना महत्वपूर्ण है। और इसी चैप्टर में जो है कि मेन क्या है, तो मेन जो है कि आपका 2011 की जनगणना है। ठीक है, तो देखिए सारे जो है कि आपके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। और देखिए मेन जो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से, उसको हमने हाईलाइट कर दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और जो है कि जो इस चैप्टर में नहीं थे, तो जो है कि अन्य जो है कि बुक्स का सहारा लेकर यहाँ पर इसमें जितने भी फैक्ट आपको बन सकते हैं यहाँ पे शामिल किया गया है। और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज होंगे
वो जो है कि वीडियो में लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो वीडियो के लास्ट में जो है कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं हम लोग एमसीक्यूज को भी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यूज करने का मतलब ये होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और ये देखिए, ये इस चैप्टर का अभ्यास वाले ये 4 प्रश्न हैं जो कि इससे भी डायरेक्टली प्रश्न यहाँ पर बने हैं, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर देखिए, इससे अब हम देखिए एमसीक्यूज है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है कि एक तरफ से जो है कि इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 है जनसंख्या। और देखिए जनसंख्या में आपको पढ़ना क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण, ये जो है कि आपको पढ़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रोक्स यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी में 12,106 लाख थी, जिसमें जो है कि बिहार का जो है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार की भी जनसंख्या आप जो यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 10,40,99,452, ये क्या है, बिहार की जो है कि जनसंख्या है। 10,40,000 नहीं, यहाँ पर देखिए 10,40,99,452, ये क्या है, बिहार की जनसंख्या है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो देखिए यहाँ से कुछ आपके प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा जो कि ये जनसंख्या क्या है, मार्च 2011 की भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, 17.5%, ये क्या है, तो विश्व की कुल जनसंख्या में ये भारत 17.5% है, ठीक है। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है। और देखिए यहाँ से कुछ और भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे देखिए जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है कि यहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की। अब देखिएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। यानी कि फ्रेंड्स जो कुल भारत की जो है कि जनसंख्या है उसमें सिर्फ 16% आपके उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। ये डाटा आपका जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एमसीक्यूज में ज़्यादा क्लियर होंगे। और देखिएगा यहाँ से भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है एवं आंध्र प्रदेश है। कितने परसेंटेज है उसको हम लोग थोड़ा सा आगे जानेंगे। और देखिएगा यहाँ से ये जनगणना के बारे में यहाँ पर ये प्रश्न आपका बनता है। और देखिए बीपीएससी में बना भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में हुई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। यानी कि पहली जनगणना कब शुरू हुई थी ये आपको जानना है। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। ये यहाँ से प्रश्न बनता है। और देखिए नियमित जनगणना के बारे में पूछा जाता है कि नियमित जनगणना भारत में कब हुई थी, तो 1881 ईस्वी में
लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत की जनसंख्या का 16% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। और देखिए बिहार में कितना, तो 8.6% बिहार में निवास करता है। और बिहार की 10 की वृद्धि दर क्या है, तो 25.07%, जहाँ से जो है कि आपका प्रश्न बना था। ठीक है, तो जहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं हमने जो है कि यहाँ पर दिखाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये शेष जो है कि विश्व क्या है 82.5, यानी कि ये अगर ये देखिए ये पूरा इतना क्या है शेष विश्व है। और जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो कटा हुआ भाग है, तो ये 17.5% ये क्या है, तो भारत का है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल में क्या है, तो क्षेत्रफल में देखिएगा ये पूरा क्षेत्रफल विश्व का है। और ये जो इतना जो है कि आपका जो कटा हुआ भाग है ये क्या है, भारत का है, जिसमें 2.4%। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है कि आपका क्लियर हो जाता है। और ये देखिएगा ये जो डाटा दिया गया है इसको हम लोग ऊपर भी यहाँ पे जाने थे, जहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये 17.5% और यहाँ पे 2.5% विश्व के स्थलीय भूभाग का। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है कि आपका क्लियर हो गया। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा अब आपको पढ़ना क्या है, तो घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये जो है कि आप यहाँ से एमसीक्यूज में हम प्रश्न बनाए हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं मैं यहाँ से क्या दिया गया है, तो देखिएगा केवल बांग्लादेश तथा जापान जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। यानी कि जो बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। और बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपके प्रश्न नहीं बनते हैं। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से जब यहाँ से चैप्टर जब ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पर देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर देखिएगा आपका कहाँ से प्रश्न बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल आबादी जनसंख्या का केवल 5.5% है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। और जिसमें देखिएगा ये 0.12% है गोवा की। भारत की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के गोवा की कितनी है, तो 0.12% है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। कब, 2011 में, जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किमी था। ठीक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किमी है। और जहाँ पर देखिए राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो है कि जनसंख्या घनत्व हैं। और यहाँ से ये जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 5 बड़े राज्य थे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका जो है कि चित्र बनाकर यहाँ से नीचे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। इसी को जो है कि यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए 16% जो है कि उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र आपका 9% है, बिहार आपका 9% है,
और पश्चिम बंगाल आपका 8% है और आंध्र प्रदेश आपका 7% है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये पांचों राज्य मिलाकर लगभग भारत की आधी आबादी को घेर लेते हैं ये 5 राज्य, ठीक है। तो ये भारत की आधी आबादी को जो है कि घेर लेते हैं। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये जो है कि आपकी क्या है, तो 225 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी। तो देखिए ये क्षेत्रफल के आधार पर जो है कि यहाँ पे मानचित्र में दिखाया गया है। ये जो ग्रीन वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है, 225 सेंटीमीटर व्यक्ति प्रति वर्ग किमी वाला है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं। और देखिएगा थोड़ा सा जो हरा वाला है, यानी कि ये गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, ये क्या है 200 यहाँ पे कितना है 250, हाँ 251 से 500 तक, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये जो येलो वाला है, जैसे तमिलनाडु, पांडिचेरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 से 750। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हल्का सा जो रेड है, यानी कि जो सबसे रेड वाला है, यानी कि बिहार और ये दिल्ली, जैसे ये बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या हैं, तो ये घनी आबादी वाले जो है कि जनसंख्या घनत्व वाले जो है कि राज्य हैं। अब देखिएगा यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तो तेलंगाना की राजधानी यहाँ पर आप देख सकते हैं हैदराबाद है, ये जो है कि आप नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ से देखिएगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया था। और वर्तमान में जो है कि 28 राज्य हैं। यही कारण था कि जो है कि 29वां राज्य जो है कि ये तेलंगाना 28वां राज्य पे पहुंच गया था, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहाँ से कुछ और प्रश्न आपके बन सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य, वो 3 राज्य कौन से हैं, यहाँ से आपका प्रश्न बना था, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। और ये यहाँ से ये जितने भी आपके जो है कि कॉन्सेप्ट हैं, ये हम MCQs में भी डाले हैं, तो वहाँ पे आपको जो है कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से जो है कि क्लियर कीजिएगा। और देखिए प्रति दशक वृद्धि प्रतिशत देखिएगा 1951 में कितना था, तो 21.64 था। और देखिए कैसे जो है कि बढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज रहा, फिर उसके बाद थोड़ा फिर गिरावट आई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 में कितनी गिरावट आई है, और भी गिरावट आई होगी। तो जो है कि अगली जो है कि जनगणना जो होगी तो उसमें जो है कि आपका जो है कि डाटा आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं और भी आपके प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, थोड़ा इसको आप देखिएगा। यहाँ से जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, तो यहाँ से देखिएगा जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जिसमें आप नोट डाउन करिएगा वो 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से देखिएगा, 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य निवासियों की संख्या में परिवर्तन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत में परिवर्तन के द्वारा, तो यहाँ पे सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से प्रत्येक वर्ष एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, जिसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। तो निरपेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं, जैसे 2001 वाली जो जनसंख्या थी और 2011 वाली जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, इसे ही निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। और देखिएगा आगे और भी आपके जो कितने फैक्ट इसमें से बनते हैं। और यहाँ से देखिएगा
भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई थी। तो यहाँ से ये आपके फैक्ट हैं, इसको आप नोट डाउन करिएगा और देखिएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ से 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 से 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई थी। तो ये जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और देखिएगा यहाँ से कुछ और भी आपके जो बन सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक आंकड़ा था कि 2045 तक पार करेगा, लेकिन जो है कि 2021 के आसपास ही जो है कि हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं चीन को। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन प्रक्रिया, तो यहाँ पर हमने ऊपर जाना था कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। ये हम लोग ऊपर जान चुके हैं। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। तो ये भी आपके जो है फैक्ट हैं। और यहाँ से आप जो है कि देखिएगा, यहाँ से ये यहाँ पर आप देखिएगा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की इस संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आया था। यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं, यहाँ से हमने कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक क्या है? प्रवास है। तो ये भी पूछ सकता है। और पहला क्या है? जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, और तीसरा घटक क्या है जो इम्पोर्टेंट है? प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पर देखिएगा, जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हमने MCQs में भी डाला हुआ है, यहाँ से जो है कि आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, आगे भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की तरफ होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। तो अपकर्षण यहाँ पे कारक प्रभावी होते हैं, यहाँ पे ये देखिएगा। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। और यहाँ पे देखिएगा, तथा नगर अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। ठीक है, तो अपकर्षण और अभिकर्षण, यहाँ पे ये दो जो शब्द हैं इनको आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा 1951 में कुल जनसंख्या, यहाँ पर देखिएगा 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई थी। और एक दशक में 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिएगा, ये यहाँ पे किशोर जनसंख्या, तो यहाँ पे देखिएगा हमने कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि आप देखिएगा। और देखिएगा आगे, यहाँ से आपके राष्ट्रीय जनसंख्या नीति,
तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब हुई थी? तो 2000 में, इसको आप याद रखिएगा। और देखिए, भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था भारत में? तो 1952 में, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजन प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु जन्म दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने पर, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। कौन? तो यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है जो 2000 ये प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिएगा, और यहाँ से जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, देखिए, केरल में प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, महिलाओं की जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है और पुरुष कम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, पुडुचेरी में 1000 पुरुष पर 1038 क्या है? महिला हैं। और दिल्ली में 1000 पुरुष पर 866 महिला हैं। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिएगा, NCERT से जो है कि ये भी हम कलेक्ट किए हैं, जहाँ से डायरेक्टली आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, ये जो है, तो ये महेश कुमार बड़वाल सर का जो जियोग्राफी से हम यहाँ पे लिए हैं इसको। यहाँ से आपको याद क्या रखना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है कि जनसंख्या कितनी थी? तो इतनी थी, इसको आप याद रखिएगा। और 10 की वृद्धि परसेंटेज भारत का कितना था? तो ये भारत का है, ठीक है। तो 17.72, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या तो 68.85, और यहाँ पे शहरी जनसंख्या तो 31.16% थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप साक्षरता दर, तो भारत की जो है कि जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो 73 यहाँ पे थी, ठीक है। ये क्या है? साक्षरता दर है। और लिंगा अनुपात भारत का कितना था? तो 943, जहाँ से आपका प्रश्न बना था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के अनुसार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम 2001 तथा 2001 की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ से क्या नोट करना है? देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा, 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की तो 20.09%। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का कितना था? तो 16.5% आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा, 2001 वाले में कितना था? तो 16.16, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की जनसंख्या ये इतनी थी। और देखिएगा, 10 की वृद्धि दर कितना थी? तो 15.99%। और यहाँ से देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर देखिएगा, जनसंख्या का प्रतिशत कितना था महाराष्ट्र के? भारत की कुल जनसंख्या के प्रतिशत का महाराष्ट्र का कितना था? तो 9.28% था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, बिहार का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का कितना था? तो जनसंख्या ये टोटल आप देख सकते हैं। और यहाँ से 10 की वृद्धि दर कितना थी? जो आपके एग्जाम में प्रश्न हम ऊपर दिखाए थे, तो 25.07%। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका प्रश्न, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है, और यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से जो है कि आप रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का आप देख सकते हैं, 10 की वृद्धि दर पश्चिम बंगाल का अगर पूछ ले तो 10 की वृद्धि दर पश्चिम बंगाल का यहाँ पे कितना है? तो देखिए, 13.93% है। और यहाँ पे भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, जिसमें पश्चिम बंगाल का कितना है? तो 7.54%। आंध्र प्रदेश का देख सकते हैं, 10 की वृद्धि दर 11.10। और यहाँ पे देख सकते हैं
भारत की कुल जनसंख्या के प्रतिशत जिसमें आंध्र प्रदेश का कितना परसेंटेज है, तो 6.99% है। ठीक है, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लिंगा अनुपात व साक्षरता के अनुसार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम। तो सबसे पहले आपको भारत का यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा 382 है। ठीक है, और जिसमें यहाँ से देखिएगा यहाँ से क्या है, तो ये है आपका लिंगा अनुपात। तो भारत का लिंगा अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, ये भारत का है। ठीक है, और देखिएगा ये पुरुष साक्षरता दर है जो जिसमें भारत का, तो यहाँ पे देखिए अगर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर पूछा जाए तो 73.04% है, और ये पुरुष की है 82.14%, ये भारत की है। ठीक है, और महिला की क्या है, तो 65.4% है, और यहाँ पे ये क्या है, तो लिंगा अनुपात है। ठीक है, ये भारत की है। और अब देखिएगा आपको हम ऊपर यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, वहाँ से हमने यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिएगा। जनसंख्या घनत्व 829 है, लिंगा अनुपात 912 है, और पुरुष साक्षरता दर कितना है, 77.28% है, और महिला का कितना है, 57.18%। और कुल अगर साक्षरता दर की बात किया जाए महिला पुरुष मिक्स तो 67.68% है। ठीक है, और देखिएगा महाराष्ट्र का, तो यहाँ पे सबसे पहले आप बिहार का देख लीजिए। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 है अप्रोक्स, और यहाँ पे देखिए लिंगा अनुपात कितना है, तो 918 है, इसको आप याद रखिएगा। और देखिए पुरुष की साक्षरता दर TRE 1 में महिला का पूछ लिया था, पुरुष का भी आप देख लीजिए 71.20। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे महिला का बिहार का पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार ये यहाँ से आपका प्रश्न बना था। ठीक है, तो इतने में से आपका लगभग TRE में 5 प्रश्न बन चुके। ठीक है, तो ये 51.5%, और कुल साक्षरता दर बिहार की पूछा जाए तो 61.80% है। ठीक है, ये महेश कुमार बड़वाल सर की बुक से है, और ये तमाम राज्य के अलग अलग जो कि लिंगानुपात और साक्षरता दर और जनसंख्या घनत्व है ये हम शेयर कर देंगे, इसको आप जो है कि देख लीजिएगा। और सर्वाधिक महिला साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का घटता हुआ क्रम, तो देखिएगा केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा और त्रिपुरा, ये आप देखिएगा। और यहाँ से ये न्यूनतम महिला साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का बढ़ता हुआ क्रम, तो देखिएगा बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, जिसमें बिहार का कितना है 51.50%। राजस्थान का देखिएगा महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 52.12%, झारखंड की 55.42%, और जम्मू और कश्मीर की 56.43, और जिसमें उत्तर प्रदेश की कितना है, तो 57.18% है महिला साक्षरता दर। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे इस चैप्टर से संबंधित आपके 4 MCQs हैं जहां से प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो देखिएगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है, तो यहाँ पे प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, यानी कि क और ख दोनों सही है, यानी कि ग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, तो उच्च जन्म दर, ये आपका जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख। और यहाँ से देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है, तो प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, ये आप लोग ऊपर कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। और देखिएगा आगे 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, तो ऑप्शन नंबर ग देखिएगा, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति की जो है कि
परिभाषा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे इससे संबंधित आपके जितने भी MCQs हैं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ से देखिए आपका पहला प्रश्न आपका क्या बना है, तो देखिए निम्न में से किस राज्य में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो है कि आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से किस वर्ष भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी। तो ये भी आपका जो है कि हमने बताया था 1872 में, जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। अब देखिएगा आगे क्या है, भारत विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है। तो 2.4%। ये जो है कि हम ऊपर आपको बताए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे आपका 4 नंबर का प्रश्न क्या बना है, तो देखिएगा भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है। तो जो है कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 4 का क्या है, तो 4 का जो है कि 17.5% हम ऊपर जो है कि बताए थे। ठीक है, जब जो है कि चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उसी में जो है कि दिया था कि मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जो हम ऊपर आपको पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ से आपका प्रश्न एक और बना है, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा इनमें से किसका परिणाम है। तो उच्च जन्म दर, ये भी हम ऊपर आपको पढ़ाए हैं। यहाँ से जो है कि आप देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप एक बार वीडियो को देखिए और इसको टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड जो है कि करके आप खुद से जब पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है कि और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और देखिएगा आपके प्रश्न नंबर 6 क्या बना है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य जनसंख्या घनत्व को सही रूप से परिभाषित करता है। तो ये भी हम ऊपर फैक्ट में आपको जो है कि हाईलाइट किए थे, जिसमें जो है कि आपका प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, ये ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो हम आपको बताए थे ऊपर हाईलाइट करके कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है, तो गोवा है। ये जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से निम्नलिखित में से किस कारणवश भारत के उत्तरी मैदानों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि उपजाऊ मृदा, पर्याप्त वर्षा के साथ समतल मैदान, यही कारण है। और हम ऊपर जो है कि आपको ये फैक्ट जो है कि आपको ऊपर हाईलाइट करके हम बताए थे। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ से निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जो है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है कि कितना है, तो यहाँ पे हम आपको ऊपर भी बताए थे, और एक बार और जो है कि बता दें यहाँ पर कि बिहार का जो है कि जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। ठीक है, 1106। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से इसको नोट डाउन करिएगा, 1106। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे, निम्न में से कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें जो है कि ये भी हम आपको ऊपर बताए थे, जन्म दर। ठीक है, तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे 11 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा जनसंख्या संगठन तथा वितरण के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये प्रवास है, हम आपको ऊपर बताए थे। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से लिंग अनुपात के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है। तो यहाँ पर इसमें जो है कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट आंसर है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ये जो है कि आपका लिंग अनुपात को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये चैप्टर जो है कि हम लोग का ख़त्म होता है। और देखिए 9th की पूरी जो है कि ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।
अगर आप जो है कि उन सभी 5 चैप्टर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से 1 से लेकर यहाँ पे 6 चैप्टर को ख़त्म कर लीजिए। आपकी जो है कि 9th की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इनके सभी PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए गए हैं, वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है कि कल से 10th की ज्योग्राफी को जो है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये 10th की ज्योग्राफी को ख़त्म करने के बाद हम लोग 9th के NCERT जिसमें साइंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 10th की साइंस को पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम लोग 6, 7 और 8 को लास्ट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।